अब हम 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, किंतु इस एक्ट में किए गए प्रावधानों को समझने से पहले हम संक्षिप्त में यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस अधिनियम को क्यों लाया गया था। इस अधिनियम को लाने के मुख्य रूप से 2-3 कारण थे। पहला, इस समय ब्रिटेन की सरकार चाहती थी कि ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सीमित किया जाए, यानी कि इस समय सिर्फ ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को ही दक्षिण एशिया के साथ व्यापार करने की अनुमति थी, किंतु ब्रिटेन की सरकार चाहती थी कि ब्रिटेन की अन्य कंपनियों और अन्य व्यापारियों को भी दक्षिण एशिया के साथ व्यापार करने की अनुमति दी जाए। दूसरा कारण यह था कि ब्रिटेन की सरकार चाहती थी कि ब्रिटेन की सरकार का भारत पर नियंत्रण बढ़ाया जाए और भारतीय समाज में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाया जाए, ताकि वह अपने द्वारा बनाई गई सभी वस्तुओं को भारत में बेच सके। तीसरा कारण यह था कि वह ब्रिटेन के शासन को, जो अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के माध्यम से चल रहा था, भारत में ब्रिटेन शासन को और व्यवस्थित करना चाहती थी। अब देखते हैं कि इस अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। इस अधिनियम में सबसे मुख्य प्रावधान यह किया गया था कि ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब ब्रिटेन के सभी व्यापारी और ब्रिटेन की सभी कंपनियों को भारत के साथ और दक्षिण एशिया के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी, किंतु अभी भी चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार अभी भी ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था। यानी कि अगर चाय का व्यापार करना हो और चाइना के साथ व्यापार करना हो तो अभी भी केवल ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ही सिर्फ यह कर सकती थी। ब्रिटेन की अन्य कोई भी कंपनियां चाइना के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी और चाय का व्यापार नहीं कर सकती थी। इस अधिनियम के माध्यम से दूसरा प्रावधान यह किया गया कि भारत में धर्म के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों को भारत में धार्मिक प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी गई। ईसाई मिशनरी का मतलब होता है कि ईसाइयों के जो धर्म गुरु होते हैं वो एक समूह के रूप में आते हैं और भारत में अगर वो धार्मिक क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि धर्म के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार लाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताना चाहते हैं, तो उनको भारत में आने की अनुमति है, किंतु वो भारत में कोई भी अनैतिक गतिविधि करने के उद्देश्य से भारत में नहीं आएंगे। इससे पहले भारत में ईसाई मिशनरियों को आने की अनुमति इसलिए नहीं दी गई थी क्योंकि इससे पहले ब्रिटेन की सरकार चाहती थी कि हमें अपना मुख्य ध्यान सिर्फ भारत के साथ व्यापार पर ही केंद्रित करना चाहिए, हमें भारत के धार्मिक मामलों में और निजी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ताकि इससे हमारे व्यापार पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े। किंतु इस समय ब्रिटेन की सरकार चाहती थी कि अगर ईसाई मिशनरी भारत में धार्मिक क्षेत्रों, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से भारत आना चाहते हैं तो उनको आने की पूरी अनुमति है। इस अधिनियम के माध्यम से तीसरा प्रावधान यह किया गया कि भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, शिक्षा पर खर्च करने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए बजट से अलग रखने का प्रावधान किया गया। अर्थात गवर्नमेंट ने कहा कि भारत में देसी शिक्षा पर खर्च करने के लिए और अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च करने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए अलग रखे जाएंगे बजट से, और उन सभी रुपयों को भारत में शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। क्योंकि भारत में ब्रिटेन के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। ऐसे भारतीयों की आवश्यकता थी जो अंग्रेजी भाषा को जानते हों और अंग्रेजी प्रशासनिक प्रणाली को समझ सकें। इसी प्रावधान ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने की नींव रखी, यानी कि इस प्रावधान के माध्यम से भारत में अंग्रेजी शिक्षा, इंग्लिश को बढ़ावा मिला। किंतु यह प्रावधान कभी क्रियान्वित नहीं हो पाया और इससे एक नया विवाद उत्पन्न हुआ जिसको आंग्ल प्राच्य विवाद कहते हैं। यह विवाद मुख्य रूप से यह था कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए या भारतीय भाषाएं होना चाहिए। कुछ ब्रिटेन के अधिकारियों का मानना था कि भारत में स्थानीय भाषाएं जो हैं उनके माध्यम से ही शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, जबकि कुछ ब्रिटेन के अधिकारियों का मानना था
कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ही शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि भारत में इंग्लिश के माध्यम होना चाहिए, शिक्षा का माध्यम इंग्लिश होना चाहिए। जबकि कुछ का मानना था कि भारत में शिक्षा का माध्यम जो उनकी स्थानीय भाषा हैं, जो उनके क्षेत्र की भाषा हैं, जो क्षेत्रीय भाषा हैं, जैसे हिंदी है, पंजाबी है, या तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, उन्हीं भाषाओं के माध्यम से भारत में शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, जो उनकी लोकल भाषाएं हैं। इस अधिनियम के माध्यम से एक और प्रावधान यह किया गया कि स्थानीय सरकार को स्थानीय व्यक्तियों पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया था, यानी कि अब से स्थानीय सरकार अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों से टैक्स वसूल कर सकती थी। इस अधिनियम में यह प्रावधान स्थानीय सरकार के लिए किया गया था। इस अधिनियम के बाद कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा का प्रभुत्व स्थापित हो गया, यानी कि जहाँ जहाँ पर ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटेन की कंपनी का नियंत्रण था, अब वहाँ वहाँ पर ब्रिटेन की सरकार का कंपनी के माध्यम से नियंत्रण स्थापित हो गया था। इसलिए बोला जाता है कि इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटेन के राजा का भारत में प्रभुत्व स्थापित हो गया, वो भी वहाँ वहाँ जहाँ ब्रिटेन की कंपनी का शासन था। इस एक्ट में हमने